विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। आज संपादकीय में सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्मों का जादू। जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान पर सुनिए विशेष रूपक। रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इसमें सुनिए विख्यात फिल्मकार वी शांताराम से उनकी फिल्मों की बातें। संपादकीय सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्मों का जादू। अक्टूबर हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की पुण्यतिथि होती है। उनकी फिल्मों को आलोचकों की प्रशंसा के साथ ही साथ आम आदमी की तालियां भी मिली हैं। उन्हें रोमांटिक्स का लेजेंड कहा जाता है। अपनी 80 साल की उम्र में से यश जी ने 60 साल सिनेमा को दिए। इंजीनियरिंग के बजाय उन्होंने फिल्म जगत को चुना, गुना और सिनेमा का ऐसा ताना बाना बुना कि उनकी फिल्मों का जादू थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी दर्शकों पर छाया रहा। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। विशेष यशराज स्पर्श के साथ एक मंजे हुए किस्सागो की तरह कहानी सुनाने के उनके अनोखे अंदाज में दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती गई। चाहे वो धूल का फूल हो, धर्मपुत्र जैसी संवेदनशील विषयों पर बनी फिल्में हो, या एक्शन से भरपूर दीवार, त्रिशूल और काला पत्थर हो, या फिर रहस्य रोमांच में डूबी इत्तेफाक सरीखी फिल्में हों। मैंने उसकी लाश देखी थी, अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी। तुमने कुछ नहीं देखा, तुम पागल हो। जब से तुमने अपनी बीवी का खून किया है, उसकी लाश देखी है। लाश तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गई है, छा गई है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ तुम्हें लाश दिखाई देती है, वरना कहीं कोई लाश नहीं, कहीं कोई खून नहीं हुआ। ये सब तुम्हारा वहम है, तसव्वुर है, कल्पना है तुम्हारी। यश चोपड़ा जोखिम उठाने से गुरेज नहीं करते। उनके विशेष यशराज स्पर्श की पहली झलक मिली फिल्म वक्त में। 7 साल तीसरे सहायक के रूप में काम करने के बाद उन्हें फिल्म वक्त की कमान संभालने का मौका मिला था। किस्मत और भूकंप में बिछड़े 3 भाइयों की कहानी कहती फिल्म वक्त में कुदरत की खूबसूरती, सुंदर गीत संगीत के साथ देखने वालों को यश जी का अंदाज बहुत पसंद आया। दिन है बहार के, तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। इसके बाद यशराज की फिल्में एक के बाद एक बर्फ से ढके पहाड़ों, बागों, नदियों, झीलों और सुंदर रंगों की पृष्ठभूमि में रूमानियत को जीवंत करती रही। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले
सुंदर विषयों पर फिल्म बनाने में यश चोपड़ा कभी नहीं झिझके। ऐसी ही एक फिल्म है दाग। रिलीज के पहले फिल्म की सफलता को लेकर किए जा रहे तमाम अंदेशों को झुठलाते हुए दाग जबरदस्त लोकप्रिय साबित हुई। अब चाहे मार उठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे मार उठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। मैंने तुझसे नियत भर ली। मैंने हंसकर हामी भर ली। यारी छूटे ना हाँ कर ली तो कर ली। अब चाहे मार उठे या बाबा यारा मैंने। यश चोपड़ा की फिल्में दिलचस्प कहानी, पात्रों के विस्तृत चित्रण और दमदार डायलॉग के लिए याद की जाती हैं। फिल्म वक्त के चिनॉय सेठ, दीवार के विजय, चांदनी की चांदनी, लम्हे की पूजा, फिल्म डर के राहुल, वीर ज़ारा के वीर प्रताप सिंह दर्शकों के मन पर गहरी छाप छोड़ गए हैं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। उनकी फिल्मों के डायलॉग हमारी आपकी जुबान पर आज भी चढ़े हैं। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। गीत संगीत उनकी फिल्मों का वो विशिष्ट अंग है जिसका रंग कभी फीका नहीं होता। उनकी फिल्मों के रोमानियत भरे गाने हो या आइटम सॉन्ग, कर्णप्रियता के साथ फिल्मांकन भी जबरदस्त रहा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। अपनी फिल्मों का जादुई संसार रचते हुए यश चोपड़ा ने नायिकाओं को एक खास अंदाज में प्रस्तुत किया, चाहे वो चांदनी की श्रीदेवी हो या दिल तो पागल है की माधुरी दीक्षित। शिफॉन की साड़ी में लिपटी कोमल नारी का सौम्य नैसर्गिक सौंदर्य एक अलग ही आकर्षण जगाता गया। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिटवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मिटवा। फिल्म के सेट को भव्य बनाते हुए उनकी नजर छोटी से छोटी बात पर रही। इस पृष्ठभूमि में पात्रों की भावनाओं के ज्वार में दर्शक निर्बाध बहते रहे हैं। फिल्म कभी कभी में जंगल में लगी आग के बीच घोड़े पर पीछा करने वाला दृश्य हो, या फिल्म वीर ज़ारा का कोर्ट रूम सीन हो, या फिल्म सिलसिला में ट्यूलिप की खूबसूरती के बीच फिल्माया लोकप्रिय गीत हो। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो गर्मियाँ तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। दृश्य फिल्मांकन पर उनकी मजबूत पकड़ दर्शकों को बांधे रखने में हमेशा सफल रही। उनकी फिल्में पहले सीन से ही दर्शकों को सम्मोहन में बांधकर एक बेहद खूबसूरत फिर भी वास्तविक संसार में ले जाती हैं। यही वजह है कि यश चोपड़ा की फिल्मों का जादू सर चढ़कर बोलता है। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। ये था संपादकीय, सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्मों का जादू। और अब
जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान पर आधारित विशेष रूपक। सिने जगत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है। इस बार अक्टूबर में इस सम्मान के लिए जब सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान के नाम की घोषणा हुई तो फिल्म जगत के साथ साथ तमाम प्रशंसकों ने इस खुशखबरी को हाथों हाथ लिया। ये सम्मान फिल्मी दुनिया में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। 60 सालों से भी ज्यादा लंबा फिल्मी सफर तय कर चुकी वहीदा रहमान उस दौर की शीर्ष अभिनेत्री रही हैं जिसे फिल्मों का स्वर्ण युग कहा जाता है। तब से लेकर आज तक फिल्म जगत में वो लगातार सक्रिय रही हैं। वहीदा रहमान को उनकी अभिनय क्षमता के लिए खास तौर पर जाना जाता है। एक ऐसी गरिमामयी अभिनेत्री के रूप में उन्हें पहचाना जाता है जिनकी फिल्में देखते दर्शक उनकी भावप्रवण आंखों में मचलती उमंग देखकर खुश होते हैं और उन्हीं आंखों में उमड़ते आंसू दर्शकों को भी रुला देते हैं। वो देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर जैसे बड़े कलाकारों के बीच भी अपनी मौजूदगी बड़ी शिद्दत से दर्ज कराती हैं। फिल्म आदमी की मीना की मासूमियत और घुटन हॉल में बैठे देखने वाले भी महसूस करते हैं। उन्होंने मनोज कुमार, राजकुमार सरीखी अभिनेताओं के साथ भी काम किया, लेकिन नीलकमल हो या पत्थर के सनम, इन फिल्मों का नाम लेते ही फिल्म में वहीदा रहमान का रोल पहले याद आ जाता है। कितना महान प्रेमी था चित्रसेन। सचमुच नीलकमल बहुत ही सुंदर रही होगी, तभी तो चित्रसेन ने ये रंग महल बनाकर उसकी सुंदरता को अमर कर दिया। हाय, काश मैं भी नीलकमल होती और कोई चित्रसेन मेरे लिए भी ऐसा ही रंग महल बनाता। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। या फिर तीसरी कसम की नौटंकी वाली हीराबाई के रूप में नजर आती हैं। भूल मेरी थी जो खुद को भूल बैठी, पर क्या करूं, उसके भूलेपन और सादगी की एक ही बात मुझे याद आती है। रास्ते में किसी भी मुसाफिर को देखकर वो पर्दा ऐसे गिरा देता था जैसे मुझे किसी ने देख लिया तो नजर लग जाएगी। 8 आने की टिकट लेकर जिसका नाच कोई भी देख सकता है, उसे वो सारी दुनिया से छुपा कर ले आया। और उस दिन जब किसी तमाशबीन ने बुरी बात कह दी तो मारने मरने को तैयार हो गए। ऐसे भोले भाले इंसान के साथ नहीं नचना। स्टेज पर घंटा 2 घंटा नाटक करना आसान है, लेकिन जिंदगी भर सती सावित्री का नाटक मुझसे नहीं होगा। फिल्म तीसरी कसम वहीदा रहमान की उन चुनिंदा फिल्मों में गिनी जाती है जिसमें उनके अभिनय की उत्कृष्ट छाप है। राज कपूर के संग उनकी इस फिल्म में हीराबाई का जीवंत अभिनय आज भी याद किया जाता है। पहली हिंदी फिल्म सीआईडी में उन्होंने खलनायिका की भूमिका की जो बहुत सराही गई। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। इसके बाद उन्होंने मुख्य नायिका के रोल निभाए, लेकिन खुद को मुख्य धारा की अभिनेत्री के रूप में सीमित करने के बजाय उन्होंने अच्छी भूमिका को हमेशा प्राथमिकता दी। इसी का उदाहरण है प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्में, जो अब क्लासिक बन चुकी हैं और वहीदा रहमान की यादगार फिल्में मानी जाती हैं। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। दर्शकों के दिलों में जगह बनाते हुए वहीदा रहमान ने उस दौर के दिग्गज निर्देशकों के साथ फिल्में की। सुंदरता, गरिमा और आंतरिक शक्ति का प्रतीक उनका अभिनय हमेशा संयमित रहा और शायद यही वजह थी कि दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए चुना। उनकी सफलतम फिल्म है गाइड।
जिसमें बिना विवाह किए राजू गाइड के साथ रहती रोजी का किरदार निभाने की चुनौती उन्होंने स्वीकार की। इस फिल्म को भारतीय दर्शकों का भरपूर प्यार और सम्मान तो मिला ही, साथ ही अपने वक्त से बहुत आगे की इस फिल्म की धूम 7 समंदर पार तक पहुंची। वहीदा रहमान को शानदार अभिनय के लिए शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। फिल्म गाइड में सचिन देव बर्मन के संगीत में लता मंगेशकर का गाया गीत आज भी जीवन में एक नया रंग भरने के साथ कानों में रस घोलता है। में वहीदा रहमान ने चमेली जान की भूमिका को कुछ ऐसे साकार किया कि इससे उनके अभिनय को नया शिखर मिल गया। इतना परेशान क्यों है ठाकुर? चमेली, अगर तेरा ठाकुर मर गया तो? ऐसा मत कह ठाकुर, खुदा ना करे अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी चमेली अपनी जान दे देगी। फिर हमारी जान का क्या होगा? शेरा को कौन जिंदा रखेगा? अल्लाह मालिक है ठाकुर, तू फिक्र क्यों करता है? नहीं चमेली, तुम इस नन्ही सी जान को लेकर कहीं निकल जाओ, किसी गांव में चली जाओ चमेली। नहीं, औरत अपना सुहाग छोड़ के नहीं जाती। मैं तुमको तुम्हारे सुहाग का वास्ता दिलाता हूँ। तुम शेरा को यहाँ से ले जाओ, उसे पढ़ाओ लिखाओ, एक अच्छा आदमी बनाओ। लेकिन मैं लोगों से कहूँगी कि दुनिया वालों की जुबान क्यों कर बंद करूँगी? एक न एक दिन सबको पता चल ही जाएगा कि तुम उसके बाप हो। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जाती। फिल्म खामोशी में असमंजस से जूझती और अंत में संयम खोती मानसिक रोगी अस्पताल की नर्स राधा की पीड़ा हृदय छू लेती है। इस रोल को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से सजीव किया। देवबाद चला गया, जाते जाते कह रहा था मुझसे अपना तो शायद उसे अपनों में भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने उसे किस तरह अपना लिया था, क्या उसे याद रहेगा? ठीक होते होते तो वो सब कुछ भूल गया। और मैंने आज कैसे अपना आप छुपा लिया, कोई न जान सका। आज पहली बार, हाँ पहली बार ही तो मैंने सचमुच एक्टिंग की थी। हंसते हंसते उसे विदा किया, हंसते होंठों से उसे कहा था, मैं नर्स हूं ना, बुझती सांसों के दीप जलाए जाना ही मेरा फर्ज है। निर्माता निर्देशक सुनील दत्त की रेशमा और शेरा भी एक ऐसी ही फिल्म रही जिसके लिए वहीदा रहमान को रेशमा के रूप में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म ऐसी प्रेम गाथा है जिनके परिवारों के परस्पर झगड़े तूफान मचा देते हैं। शेरा, मेरे प्यार को इतना नीच मत समझ, छोटू को क्षमा कर दे, वरना दुनिया जन्म जन्म यही इल्जाम धरेगी कि मेरे प्यार ने तुझे हत्यारा बना दिया। तुझे मेरे प्यार की सौगंध शेरा। रेशमा, इस बैर बदले को प्यार नहीं, सिर्फ मेरी बंदूक ही मिटा सकती है। शेरा, शेरा तुझे क्या हो गया है? तू भूल गया, सब भूल गया। भूल गया है कि विरोध से कभी विरोध नहीं मिट सकता। भूल गया है कि हम अपनेपन के क्रोध, अपने अहंकार को मारकर अपने प्यार से ही जग का विरोध मिटा सकते। वहीदा रहमान सहायक भूमिकाओं में भी नजर आई हैं। कभी कभी लम्हे, रंग दे बसंती जैसी कई फिल्में हैं, लेकिन उनका ग्रेस और सहजता उनमें भी साफ नजर आती है। बाबुल का अंगना भावे डेरा पे या कहो, बुशर्ट पहिने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सयाजी की शान, ससुराल गेंदा फूल।
सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल दे। उनके व्यक्तित्व में रची बसी गरिमा के साथ शालीनता, सौंदर्य के साथ सहजता और अभिनय क्षमता के साथ नृत्य कुशलता दर्शकों को आश्वस्त करती आई है और उन्होंने देखने वालों के मन में एक ऐसी कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है जो भारतीय नारी के समर्पण के साथ ही उसकी शक्ति को भी बड़ी सहजता के साथ पर्दे पर साकार कर सकती है। ये था जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान पर केंद्रित विशेष रूपक। और अब रुपहला पर्दा रुपहली बातें में जाने माने फिल्मकार वी शांताराम की फिल्मों की बातें। भारतीय सिनेमा के इतिहास में शांताराम राजाराम वनकुद्रे यानी वी शांताराम का नाम एक ऐसे फिल्मकार के रूप में स्थापित है जिन्होंने अपने साथ सिनेमा को भी आगे बढ़ाया। उन्हें सिनेमा को एक बहुस्तरीय उद्योग के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। फिल्मकार श्याम बेनेगल ने कहा था कि अगर भारतीय सिनेमा को मानवीय आकार दिया जाए तो वो वी शांताराम की तरह प्रतीत होगा। उनकी शुरुआती फिल्मों का संसार उस दौर में बसता है जब बोलती फिल्मों के साथ भारतीय सिनेमा रचनात्मकता और संस्कृति के क्षेत्र में गति पकड़ रहा था। सामाजिक स्थिति को फिल्मों के जरिए दिखाने का चलन शुरू हो चुका था। ऐसे में उन्होंने सामाजिक समस्याओं को पर्दे पर उतारने का काम किया। वी शांताराम उन गिने चुने प्रमुख फिल्मकारों में रहे जिन्होंने देश के सांस्कृतिक जीवन में सिनेमा को विशिष्ट स्थान दिलाने में बहुत खास भूमिका निभाई। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। 1925 में बनी फिल्म सावकारी पाश में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। महाजनी चंगुल में फंसे किसानों की दुर्दशा पर आधारित इस फिल्म को खूब लोकप्रियता मिली थी और इसके यथार्थवादी शिल्प के लिए भी उन्हें बहुत सराहा गया था। 1931 में वी शांताराम ने पहली बोलती फिल्म बनाई, अयोध्येचा राजा। ये फिल्म मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में थी। अपने समय के अग्रणी फिल्मकार वी शांताराम फिल्में बनाते हुए कई नए प्रयोग किया करते थे। फिल्मों में तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले शुरू करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। प्रकाश और छाया के माध्यम से पात्र की भावनाएं मुखरित करने की कला अमृत मंथन, धर्मात्मा, दुनिया न माने, अपना देश और 2 आंखें 12 हाथ में नजर आई। पहली फिल्म नेताजी पालकर 1927 में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी के बैनर तले रिलीज हुई, जिसे मराठी की पहली बायोपिक माना जाता है। इसके बाद अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बनाई प्रभात कंपनी में उन्होंने 1929 से लेकर 1941 तक कई फिल्में बनाईं। अंततः उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी राजकमल कला मंदिर का जन्म हुआ, जिसके बैनर तले 1946 में फिल्म डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी बनी। ये फिल्म बहुत चर्चित हुई। इस फिल्म में वी शांताराम ने डॉक्टर कोटनीस की मुख्य भूमिका भी निभाई। अमर भूपाली और सुबह का तारा भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बहुत लोकप्रिय रहीं, लेकिन सारे रिकॉर्ड तोड़कर सफलता का नया कीर्तिमान बनी फिल्म झनक झनक पायल बाजे। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, पायल यागी रौनक झुनक पर, पायल यागी रौनक झुनक पर, चम चम मनवा नाचे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल। इस फिल्म
ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और ऑल इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर बेस्ट फीचर फिल्म जैसे पुरस्कार जीते। वी शांताराम की सर्वाधिक चर्चित फिल्म रही फिल्म दो आंखें 12 हाथ, जो साल 1957 में प्रदर्शित हुई थी। एक साहसी जेलर द्वारा 6 कैदियों को बिल्कुल नए तरीके से सुधारने की कहानी पर बनी इस फिल्म को ऐतिहासिक सफलता मिली। दो आंखें 12 हाथ को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक सम्मान दिया गया। साथ ही फिल्म ने बर्लिन फिल्म महोत्सव में सिल्वर बेयर सहित कई विदेशी पुरस्कार जीते। इस फिल्म में लता मंगेशकर की गाई हुई ये प्रार्थना आज भी बहुत लोकप्रिय है। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम। वे पूरे फिल्म जगत के लिए हमेशा अन्ना साहब बने रहे। उन्होंने अपने करियर में 90 से ज्यादा फिल्में बनाई। 55 फिल्मों के वो निर्देशक रहे। सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से वी शांताराम को 1985 में सम्मानित किया गया। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाता आया हूँ और उनमें सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय समस्याएं प्रस्तुत करता रहा हूँ। साथ ही साथ इन समस्याओं को अपने ढंग से सुलझाने की कोशिश भी करता रहा हूँ। मेरी बनाई हुई फिल्में देखने के बाद देश के कोने कोने से लोग मुझे अपनी प्रशंसा और आलोचना लिखकर भेजते हैं। अधिकतर लोग मुझे ऐसी फिल्म बनाने के लिए उत्तेजनी देते हैं। ऐसे पत्र पढ़कर ऐसी समस्यापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाने का मेरा उत्साह और भी बढ़ जाता है। इस संबंध में कई प्रत्यक्ष घटनाएं हुई हैं। उनमें से एक मैं आपको बताए बिना नहीं रह सकता। मेरी पहचान का एक आदमी किसी गांव गया था। स्टेशन पर उसका सामान एक छोटे से लड़के ने उठाकर कहा, बाहर पहुंचा दूं साहब? उस आदमी ने कहा, अभी तू बहुत छोटा है, इतने कष्ट का काम क्यों करता है? लड़के ने जवाब दिया, मेहनत करके कुछ पैसे कमाऊंगा और अपनी माँ की मदद करूंगा। उस आदमी ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसा काम करने को कहा है? तब उस बालक ने कहा, माँ को तो इसका पता भी नहीं है। मैंने तूफान और दिया नाम की एक फिल्म देखी थी, उसमें मेरे ही जैसा एक लड़का अपनी अंधी बहन के लिए इससे भी ज्यादा कष्ट उठाता है। तो क्या मैं अपनी माँ के लिए इतना काम भी नहीं कर सकता? उस आदमी से यह घटना सुनकर मेरी आंखें भर आईं। आज तक मुझे मिलने वाले पुरस्कारों में मेरे लिए यही एक बड़ा पुरस्कार था। जी हाँ, इस तूफान और दिया फिल्म का निर्माण मैंने किया था और दिग्दर्शन मेरे पुत्र प्रभात कुमार ने किया था। इस फिल्म का शीर्षक गीत आज भी निर्बल को बलवान बनाने का संदेश देता है। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है जिए की और तूफान की। सिने जगत के इस चमकते सितारे ने साल 1990 में 30 अक्टूबर के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रुपहला पर्दा रुपहली बातें में ये थी जाने माने फिल्मकार वी शांताराम की फिल्मों की बातें। ये था चित्र भारती का इस माह का अंक। आलेख, शोध और स्वर राजुल अशोक। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियो में किया गया। श्रोताओ, आज की विविधा में ऐसी बुलंद शख्सियतों की बातें, ऐसे कलाकारों की बातें कि जिनका नाम सुनकर ही एक फीलिंग आती है, एक जज्बा पैदा होता है जिसे कहते हैं
सब्लाइम। जी मनीषा जी, ये सब्लिमिटी यानी ये वैराट्य जो इनके नाम के साथ जुड़ा है वो उनके काम की वजह से है। बिल्कुल, कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि उनकी उपस्थिति अपने आप में विराटता का अनुभव करवाती है, और वो उपस्थिति चाहे आपकी आंखों के सामने हो या सिल्वर स्क्रीन पर ही क्यों ना हो। रजत पट के कुछ ऐसे नायक रहे हैं, कुछ ऐसे महान अभिनेता कलाकार जिनकी शख्सियत ने हम सबको चकाचौंध किया, और उन्हीं में से कुछ नाम लेना चाहती हूँ जयंत जी। जी। राजा हरीशचंद्र, मुगले आजम और सिकंदर आजम के राजा पोरस। क्या व्यक्तित्व, क्या प्रभावशाली आवाज और क्या डायलॉग डिलीवरी। ये ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम ही काफी है। आपने फिल्मों के नाम गिनाए और हमारे श्रोताओं ने समझ लिया कि आज बात होने वाली है पृथ्वीराज कपूर साहब की। भारतीय सिनेमा के शीर्षस्थ परिवारों में एक है कपूर खानदान, और कपूर खानदान का मस्तक यानी पृथ्वीराज कपूर। जी, पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को समुद्री गांव में हुआ था, जिला ल्यालपुर, पंजाब में। जी। आपके पिता बसवेश्वर नाथ कपूर पुलिस में काम किया करते थे और उनके दादाजी तहसीलदार थे। खानदान में ही वो ग्रैंडियर था, वो व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता था, और अनुशासित जीवन जो है वो भी दिखता था। तभी तो एक कलाकार इतना नाम कर पाता है। बिल्कुल, और वो डील डॉल वाले कलाकार पृथ्वीराज कपूर जब अपना उन्होंने कार्य क्षेत्र चुना जो कि था रंगमंच और सिनेमा, वहां भी एक लीडर के रूप में उभरे। बिल्कुल, एक आद्य कलाकर्मी जिन्होंने पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना की, जो उसके पितृ पुरुष रहे। पृथ्वीराज कपूर जी के बारे में हम क्या कहें, हमारे तो शब्द ही कम पड़ने लगते हैं। मनीषा जी, ल्यालपुर से ही उनका एक रंगकर्मी के रूप में काम शुरू हो चुका था। पृथ्वी थिएटर्स के वो संस्थापक हैं, इप्टा के भी फाउंडिंग मेंबर्स में रहे। जी। पृथ्वीराज कपूर साहब का मुंबई में आगमन हुआ 1928 में, और इन्होंने अपने करियर की यानी फिल्मी करियर की जो शुरुआत की थी वो हुई थी इंपीरियल फिल्म्स से जब आप जुड़े, और कई मूक फिल्मों में आपने काम किया, लगभग 9 मूक फिल्मों में काम किया। और उनके बारे में कुछ और आप फिल्मों के बारे में बताना चाहेंगे? मूक फिल्मों की बात हो रही है तो पहली वो मूक फिल्म थी दो धारी तलवार, जिसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा की भूमिका की थी। जी। बाद में फिल्म आई सिनेमा गर्ल, इस फिल्म में उनकी प्रमुख भूमिका थी। 9 मूक फिल्मों में काम करने के बाद 1931 में पहली जो बोलती फिल्म थी आला मारा, जी, उसमें भी एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में दिखाई दिए थे पृथ्वीराज कपूर साहब। और एक प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई थी फिल्म विद्यापति में। और उसके बाद उनका वो दौर शुरू हुआ जहां हम कहेंगे कि उन्होंने लीड किया भारत के अभिनेताओं को। भारतीय सिनेमा के लीडर की तरह उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और श्रोताओं, आपको एक फिल्म जरूर याद होगी, 1941 में आई थी, फिल्मकार सोहराब मोदी ने बनाई थी फिल्म सिकंदर। इस फिल्म में सिकंदर का अभिनय, अलेक्जेंडर का अभिनय किया था पृथ्वीराज कपूर साहब ने। और कैसा संयोग है मनीषा जी कि एक और फिल्म 1965 में आई थी जिसका नाम था सिकंदर आजम, और इस फिल्म में उन्होंने पोरस की भूमिका की थी। और इस फिल्म के संवाद, इस फिल्म के अभिनय को कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है हरीशचंद्र तारामती फिल्म को, और कौन भूल सकता है मुगले आजम के जलालुद्दीन अकबर को? जी मनीषा जी, मुगले आजम के डायलॉग्स, उस संवाद याद आते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक डायलॉग तो पृथ्वीराज कपूर साहब की आवाज में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा ही देते हैं। आइए सुनते हैं। शहंशाह आलम पना तशरीफ ला रहे हैं। रख लिया। क्या जिल्लेला ही बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए? ये बदनसीब बाप जिसे दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप? शहंशाह बाप का भेष बदल कर आया।
शहंशाह रोया नहीं करते शेखू। बाप की आंखों में आंसू है शेखू। ये गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फैसला जंग करेगी। सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नक्कारे की पहली चोग अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। इस डायलॉग को सुनने के बाद, पृथ्वीराज कपूर साहब की बुलंद आवाज को सुनने के बाद जी ऐसा नहीं लगता जयंत जी कि एक सूर्य की तरह चमकते हैं सिनेमा आकाश में पृथ्वीराज कपूर जी। और ऐसे ही एक राजा की भूमिका उन्होंने निभाई थी। राजा हरिश्चंद्र की फिल्म का नाम था हरिश्चंद्र तारामती जी, और बड़ा ही सटीक गीत है जो उन पर फिल्माया गया था। फिल्म हरिश्चंद्र तारामती के इस गीत को सुनते हैं और याद करते हैं पृथ्वीराज कपूर को। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। भारतीय सिनेमा के महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर जी को हमने आज की इस विविधा में स्मरण किया। उन्हें हमारा नमन। 3 नवंबर पृथ्वीराज कपूर साहब का जन्मदिन। आज इस विविधा में हमने उन्हें स्मरण किया श्रोताओं। और अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के दूसरी पड़ाव पर एक और ऐसे कलाकार को हम याद करते हैं जो पहचाने जाते हैं अपने जबरदस्त किरदारों की वजह से। एक अलग सी पर्सनालिटी, बड़ी हैंडसम पर्सनालिटी, और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग अभिनय किया। हमने थोड़ी देर पहले एक फिल्म की बात की थी जी, सिकंदर आजम जी। सिकंदर आजम में राजा पोरस की भूमिका में थे पृथ्वीराज कपूर और उनके 2 पुत्र उन भूमिकाओं में थे प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा। आपको वो गीत याद होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस गीत में घोड़ों पर सवार राजा पोरस के जो 2 पुत्र थे, प्रेम चोपड़ा और प्रेमनाथ जी ने उन किरदारों को निभाया था, दोनों बेटों का। और उन्हीं प्रेमनाथ साहब की हम आज बात आपसे करने जा रहे हैं, जिनका स्मृति दिवस है 3 नवंबर। पेशावर के करीमपुर में प्रेमनाथ का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1926 को। विभाजन के समय ये परिवार जबलपुर में आ बसा था। उसके बाद वे मुंबई आ गए। प्रेमनाथ का विवाह हुआ था जानी मानी अभिनेत्री बीना रॉय से, जो अनारकली के रूप में हम सबकी यादों में जिंदा है। और इसके अलावा ताजमहल में मुमताज बेगम का रोल भी आप सबको याद होगा। एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री। जी हाँ, आप प्रेमनाथ की धर्मपत्नी थी। और श्रोताओ, प्रेमनाथ जी का एक संबंध पृथ्वीराज कपूर साहब के खानदान से भी है। उनके बड़े बेटे यानी पृथ्वीराज कपूर साहब के जो बड़े बेटे राज कपूर, उनकी धर्मपत्नी कृष्णा राज कपूर जी, वे प्रेमनाथ की बहन थी। और प्रेमनाथ की दूसरी बहन उमा, उनका विवाह
प्रेम चोपड़ा से हुआ था। और एक बात और हम याद दिलाना चाहेंगे जयंत जी कि जो अभिनेता राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ रहे हैं, जो अधिकतर कॉमिक रोल किया करते थे या सपोर्टिव रोल में हुआ करते थे, हाँ, ये भी प्रेमनाथ जी के 2 भाई ही थे। तो यानी पूरा परिवार ही जो था वो अभिनय से जुड़ा हुआ था। एक तरह से सभी परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता है। और ये जो रिश्ते हैं यही तो दुनिया में याद रखने की चीज होते हैं। और इन संबंधों में बहुत गहराई और बहुत प्रेम तभी पनपता है जब आपकी दिशा एक हो, मंजिल एक हो और आप एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहे हो। अभिनय कुछ ऐसा ही क्षेत्र है जहां हम हमेशा एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जी मनीषा जी, प्रेमनाथ साहब की अभिनय यात्रा जो शुरू हुई वो 1948 की फिल्म थी अजीत, और उसके बाद आग और बरसात में उनकी जो भूमिकाएं थी उसके लिए वो याद किए जाते हैं। इन फिल्मों में कुछ गीत उन पर फिल्माए गए थे, वो भी बड़े मशहूर हुए थे। आपने जब गीतों की बात की, प्रेमनाथ जी पर फिल्माए गए कुछ फिल्मी गीतों की बात की, तो मेरे सामने एक गीत जो स्क्रीन पर था वो कौन रहा है, और वो गीत है जो पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे प्रेमनाथ साहब की शख्सियत को शब्द दे रहा है। और वो गीत है फिल्म 40 डेज का। आप समझ गए मैं किस गीत की बात कर रही हूँ। मुकेश साहब का गाया हुआ बड़ा ही खूबसूरत गाना है, मैं दीवाना मस्ताना। सुनते हैं इस गीत को पहले। मैं दीवाना मस्ताना, वो मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना, मैं दीवाना मस्ताना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना। दुनिया मेरी ठोकर में, तूफा कैद मेरे सागर में, तूफा कैद मेरे सागर में। सारा जमाना मेरा निशाना, सारा जमाना मेरा निशाना। खेल नहीं मुझसे टकराना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना, मैं दीवाना मस्ताना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। वाकई ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला के भेद को ही हम नहीं समझ पाते। न जाने कितनी गुत्थियों को उन्होंने सुलझाया है अलग अलग रोल्स की। खैर, प्रेमनाथ जी को सुनना भी एक बहुत दिलचस्प चीज है। मैं वो रिकॉर्डिंग लेकर आई हूँ आज जयंत जी। जी चलिए, तो इस दीवाने मस्ताने कलाकार की जो रिकॉर्डिंग है ये एक इंटरव्यू है, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। प्रेमनाथ जी से बात की है शबी अब्बास ने। हमारे विविध भारती के संग्रहालय की ये खास रिकॉर्डिंग है श्रोताओं, आज आपके लिए हम अपने इस विविधा कार्यक्रम में प्रसारित कर रहे हैं। सुनते हैं। प्रेमनाथ जी, हुमायूं अब्बास साहब, हमने सुना है कि आपके पिताजी पुलिस में बहुत बड़े अफसर थे। जी आईजी पुलिस थे। अच्छा, इस तरह से अगर कहा जाए तो आपको भी किसी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होना चाहिए था और आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। और हमने ये भी देखा है, कुछ लोगों को सुना है बल्कि ये कहते हुए आपको मेजर या जनरल। तो ये आखिर क्या बात है? बात यह है कि उसके पीछे बड़ी भारी हिस्ट्री है कि आपने ठीक कहा कि पिताजी का प्रोग्राम था मुझे इंग्लैंड भेजने का, ICS इंडियन सिविल सर्विस पास करके आऊँ जी, और डिप्टी कमिश्नर बनूं जी। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो केएल सहगल साहब का भक्त हूँ, गाना गाना चाहता हूँ। अच्छा। और पृथ्वीराज जी मेरे जो कजिन ब्रदर थे, अपने फूफा के लड़के, तो उनकी तरह मैं एक्टर बनना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर क्या? तो उन्होंने कहा तो आप जरा फौज में जाइए, 1945 का जमाना था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे फौज में भेज दिया, इंडियन स्टेट फोर्सेज मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल इंदौर जी। तो शमी कपूर के फादर है ना कर्नल अजीत सिंह, ये मेरे कर्नल थे, और वहाँ एक मेजर डिंगर थॉप थे जी। और फिर ऊपर से मेरे पिताजी राय साहब करतारनाथ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रीवा स्टेट, उन्होंने जनाब रातों रात मुझको एक पुलिस की वैन में भर्ती करके रवाना कर दिया, तशरीफ ले जाइए, इनको पहुंचा दीजिए वहाँ इंदौर। अच्छा। तब रीवा से इंदौर हमें ले जाया गया और वहाँ पे स्पेशल नोट दिया गया इसको, कर्नल अजीत सिंह को और अपने मेजर डिंगर साहब से, होके गिव माय बॉय द नाइस वर्क्स, ही वांट्स टू बिकम एन एक्टर, गिव हिम द वर्क्स। अच्छा, ये पाबंदी लगा। ओहो, अब जो साहब मेरी परेड है तो वॉर डेज की ट्रेनिंग जी, और स्पेशल मेरी परेड हो रही है जी।
तो एक दफा मेरा कोई स्प्रेन हो गया पाँव में मेरे, तो अब मैं कहूँ कि मैं भाई फुटबॉल में स्प्रेन हो गया, मैं कल रूट मार्च पे नहीं जा सकूंगा, लेकिन साहब जाना पड़ा। ऑर्डर ट्रेनिंग थी 65 माइल्स का रूट मार्च विदाउट फूड विदाउट वाटर, उसको कहते हैं रिटेंशन टेस्ट कि आर्मी जवान जब लड़ेंगे तो वहाँ खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, तो आप लड़ाई कैसे करेंगे, तो उसकी बहुत स्पेशल ट्रेनिंग थी। चलो वो भी ट्रेनिंग हुई, वो भी पूरी की। फिर एक वाकया याद आया मुझे कि रात के कोई 2:30-3 बजे 4 बजे वो एक बिगुल बजाते थे, उसका नाम था इमरजेंसी बिगुल। अच्छा। तो उसमें कैडेट्स का काम था कि जिस हालत में हो फौरन आ जाए, आप फौरन पेश हो जाइए। अच्छा। फौरन उसी वक्त एज यू आर, अटेंशन ऑन द बैटल ग्राउंड। अच्छा। तो वो कहीं 2:30 बजे ना बिगुल बजी, तो उस रात को मैं अंडरवेयर पहन के सो रहा था, नाइट सूट नहीं पहना हुआ था मैंने। तो जैसे बिगुल बजी तो मैंने बंदूक उठाई और अंडरवेयर में जनाब जाके बैटल फील्ड पे जा खड़ा हो गया, अटेंशन। अब सामने कर्नल अजीत सिंह खड़े हुए हैं, मेजर डिंगर साहब खड़े हुए हैं, और मैं बिगुल बजी नहीं और मैं खड़ा हूँ अकेले। अब धीरे धीरे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक जनाब लोग कैडेट्स अपने फॉरन हो रहे हैं, और आके 10 मिनट में सबके सब फॉरन हो गए। तो अब मेजर डिंगर साहब ने कहा, मेरा नंबर 69 था जमाने। अच्छा। तो कहते हैं ऑफिसर कैडेट नंबर 69 10 पेसेस फॉरवर्ड। अच्छा। तो हम 10 पेसेस फॉरवर्ड आके अटेंशन हो गए। मैंने कहा राइट अबाउट टर्न, हम राइट अबाउट टर्न हो गए, मतलब फेसिंग द ऑल द कैडेट्स। अब वो मेजर डिंगर साहब कहता है उन सबको कि बॉयज, here is the future commander in chief of India तुम्हारे सामने, और come as you are, this is an example to you, now dismiss all of you, go। तो वो कैडेट्स जो हैं मेरे साथ मिलिट्री में रह चुके हैं ना, तो वो मेरी रेपुटेशन उस जमाने की फैली हुई ना। अच्छा। तो उसमें से कई अभी जो जनरल लोग हैं मेरे दोस्त हैं, कई अभी रिटायर हुए हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं, कुछ रिटायर हो गए। इस तरह से वो आपको जनरल पुरानी। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप फिल्मों में कैसे आए? फिर क्या हुआ कि एक दिन साहब मैं वहाँ से जब ये बहुत रूट मार्च मेरी परेड हुई, तो मैंने कहा बाबा आप तो हम यहाँ से चलेंगे, तो मैंने मेजर डिंगर साहब को समझा दिया कि भाई डोंट पुट राउंड स्क्वायर्स इन राउंड होल्स, स्क्वायर होल्स होता ना वो वाला साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट। तो मैंने उनको समझा दिया, देखो अगर आप मुझे जंग में भेजेंगे, अभी तो मैं पास हो गया हूँ फर्स्ट क्लास फर्स्ट, अब आप यहाँ से भेजेंगे मुझे, सीधा जंग चल रहा है, और मैं वहां निकाल के हारमोनियम सहगल साहब के गाने शुरू कर दूंगा, तो क्या होगा? तो सोचिए आपकी फौज का क्या होगा। तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम्हारा मैं इंतजाम करता हूँ, फौरन पृथ्वीराज कपूर को भेज देगा। तो उन्होंने डिस्पैच करके मुझे वहाँ पापा जी के पास भेज दिया, यहाँ पे अपने थिएटर में, पृथ्वी थिएटर में। उस जमाने में प्ले चल रहे थे ना, शकुंतला, दीवार, पठान, पर उस वक्त चल रहे थे शकुंतला, दीवार 1945 में। तो उस वक्त आप पूछेंगे कि ट्रेनिंग वगैरह मैंने कहा से, वो चीज तो मैं जरूर पूछूंगा, इसलिए कि आजकल तो लोग इंस्टीट्यूट से सीख करके आते हैं, आपकी ट्रेनिंग तो जाहिर है फिर ये बात, क्योंकि उस जमाने में फिल्म इंस्टीट्यूट पूरा तो था नहीं, तो अब मिलिट्री से और स्टेज पे तो मैं बीए में पढ़ता था मॉडर्न कॉलेज में, तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिला, छोटे मोटे प्लेस की, लेकिन खास कोई ऐसे प्रोफेशनल एक्टर का स्टैंडर्ड नहीं था, ना ट्रेनिंग मिली मुझे। तो फिर पृथ्वीराज जी ने मुझे इसमें ट्रेनिंग दी, शकुंतला में, फिर दीवार में और पठान में 1945 से 46 तक। और फिर ये जो रेडियो स्टेशन आपके पास बैठा हूँ ना, मुझे 33 साल की मेमोरीज मुझे याद है रही। ये भी मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड रहा, जहाँ भी आप 3-4 प्रोग्राम में हर महीने किया करता था। तो उसमें मेरा ट्रेनिंग होती थी बगा था, पढ़ के डायलॉग याद कर, बोलना, रिसाइट करना। रिफिस सरोज के साथ मैंने कई प्लेस में काम किया, एक बलिदान नाम याद आ रहा है अभी, उसमें। तो ये सब ट्रेनिंग ग्राउंड था मेरा, रेडियो एंड स्टेज। प्रेमनाथ जी, हमारा जी चाहता है कि पुराने थिएटर जो आपने पृथ्वीराज जी के साथ में किए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप पठान का कोई डायलॉग हमें बोल के सुनाइए। फिर आजकल तो दस्तबदस्ती का जमाना है, तूने अपने से कमजोर को मारा, तुझसे ज्यादा जबरदस्त तुझे 2-4 टोक दी, सब बराबर को हो गया। गुज़श्त वाह, ये था वो। वाह, ये तो आपको फ्लैशबैक में भी लेगा, 33 साल की मेमोरी याद आ रही है। अच्छा प्रेमनाथ जी, हमने एक फिल्म में आपको बबर शेर से लड़ते हुए देखा था, औरत फिल्म का नाम था, सैमसन एंड डिलीला फिल्म, जो सिसिल बी डिमेल साहब ने बनाई थी, विक्टर मैच्योर ने रोल किया था, जिसमें बीना राय ने किया था डिलीला मेरी बीवी ने, और मैं था सैमसन। तो वो आप खुद लड़े थे बबर शेर से? वो बड़ा अजीब वाकया था साहब। मैं तो बीवी में कहा कि तुम लड़ना नहीं, तो मैंने
गया प्रोड्यूसर को बोला तुम सेट जो है ना तुम कोल्हापुर में लगाओ, किसी को पता ही नहीं लगेगा, वहां हम लड़ेंगे बबर शेर से। तो जेमिनी सर्कस का शेर मंगा गया और हम हमसे लड़ना शुरू हो गए। लेकिन खबर तो फैल जाती है ना, फट खबर फैली मुंबई में। जनाब सुबह हमारी विधि जान मौजूद है 8 बजे 9 बजे सेट पे कोल्हापुर। तो हमने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इनको भी कपड़ा बनाओ, ढिलाला को अंदर आने दो, चिल्लाने दो उनको, इनकी वॉइस बाद में डब कर लेंगे। आदिल चिल्लाना तो चिल्ला रही थी, प्रेम बस करो मत लो मत लो। तो उसको बोलना था आदिल, तो मैंने उसे डबिंग कर लेना बाद में, आदिल मत लो। तो हम लड़ लिए 2-3 दिनों में शेर से पूरी फाइट की, कोई डुप्लीकेट अलाउ नहीं किया। बट सबसे ज्यादा जो कॉमेडी हुई वो क्या हुई कि 1952 में एक फिल्म डेलीगेशन इन्वाइट किया गया था इंडिया से हॉलीवुड। प्रेसिडेंट ट्रूमन थे उस जमाने में प्रेसिडेंट। तो उसमें मैं, राज कपूर, नरगिस और न्यू थेरेस के अपने बीएन सरकार साहब और अपने द्वारका दिवेचा, ऐसे 10-12 थे आगे, सूर्य कुमारी भी थी और अरुंधति मुखर्जी भी थी। तो अब वहाँ पहुंचे तो सिसिल बी डिमल साहब ने मेरे रिसेप्शन दिया पैरामाउंट में। अब बैठे हुए तो हम बड़ी फूक ले रहे हैं वहाँ पे। तो हमने कहा जी हम भी अभी बबर शेर से लड़के आ रहे हैं वहाँ, और औरत पिक्चर हमने ही बनाई है और उसमें हम सब शॉट हमने खुद लड़े हैं, हमने कोई डुप्लीकेट इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, अब जनाब सब सन्नाटा, सब प्रेस वाले देख रहे हैं, डेलीगेट्स देख रहे हैं, और सिसिल बी डिमल मेरी आंखों को देख रहा है और खामोश, और आधे मिनट के बोलता है मुझे, यू आर अ फूल। मेरी तो हवाई निकल बिल्कुल। और फिर कहते यू आर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अ ब्लडी फूल। ये मामला क्या? तो वो कह रहे हैं कि हमने विक्टर मैच्योर को वो बबर शेर के पास 10 गज तक पास नहीं आने दिया था। तो आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कैसे अलाउ किया बबर शेर से आपको लड़ने का? अगर आपको जोखिम लिया, कुछ आपको हो जाता तो फिल्म में जब लाखों रुपए लगते हैं तो प्रोड्यूसर क्या होता, और तुमने विक्टर मैच्योर को डाल दिया तो करोड़ों का मामला क्या होता। तो आप ऐसी बेवकूफी कैसे करते हैं? तो उसके बाद तो मैंने कान को हाथ लगाया तो शेर अफगान पिक्चर में काम किया। तो प्रोड्यूसर को पहले कहा भाई अब शेर अफगान तो मैं तो डुप्लीकेट से लड़ूंगा, किसी और को लड़ना लड़ ले। फिर उसके बाद अच्छा प्रेम जी, ऐसा हुआ कि कुछ फिल्मों में, काफी फिल्मों में बल्कि, आपको बड़ा खूबरू और खूबसूरत दुबला पतला सा जवानी थी भैया, मैं 33 साल हो गए फिल्मों में काम करते हैं। वो देखते हुए हुआ, मोटा नहीं हुआ, वो देखते हुए फिर अचानक आप फिल्मों से आपने किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। हो गया ना, मूड अब थक जाता है। और फिर सुना था कि आप हिमालय चले गए। इसी क्या होता है ना, एक्टर थक जाता है, एक्टिंग करते करते थक जाता है, मूड आता प्रोड्यूस करो। चलो प्रोड्यूस करो, मूड आया डायरेक्ट को, तो डायरेक्ट भी किया हमने। नहीं तो आप हिमालय चले गए थे ना? उसके बाद नहीं किया ना, पहले हमने बनाई एक पिक्चर शगु का प्रोड्यूस की। अच्छा। तो प्रिजनर ऑफ गोलकुंडा राइट किया, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, उसमें म्यूजिक भी दिया। अब वो हो गई फ्लॉप ट्रैक से। अब हम बड़े दुखी हो गए और अब दिल चाट गया। उन्होंने कहा बस अभी हम थोड़ा संन्यास लेते हैं। फिर अब हमें कोई 4-5 महीने विलायत घूमते रहे, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यहाँ वहाँ। और उसके बाद सीधा हिमालय में निकल गए। तो हिमालय दर्रा खैबर से लेकर तो पूरा अपना गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ नेपाल में, तो योगियों से मिल, महात्माओं से मिल, कभी ऋषिकेश आश्रम में रहे, कभी इधर रहे, कभी योगा सीख, कुछ ये सीख वो सीख। तो ऐसे 17 बरस बिता दिए हमने इस तरह, 1954 से लेकर 1969 तक। जब ये गोल्डी मेरे पीछे पड़ा ना, जॉनी मेरा नाम है, काम करो, मैं करो नहीं भाई मैं रिटायर हो गया, मुझे काम नहीं करना। जबरदस्ती जनाब, एक महीना मेरे पीछे पड़ा और फिर मैंने पिक्चर साइन की। और जब कोई पिक्चर हिट होगी तो मुझे कोई छोड़ता नहीं, मैं थोड़ा तो मुझे आराम करना तो हो गया भाई बहुत, लेकिन छोड़ते नहीं, जबरदस्ती काम कराते हैं। तो मैं उनमें से कुछ पिक्चरें चुन लेता हूँ जब ट्यूनिंग वाली हो ना, ट्यूनिंग के प्रोड्यूसर, ट्यूनिंग के डायरेक्टर और ट्यूनिंग के आर्टिस्ट, ट्यूनिंग का सब्जेक्ट, ट्यूनिंग वाला रोल, ट्यूनिंग वाला मामला, उसमें काम करता हूँ। जब म्यूनसिपैलिटी हो काम ही नहीं करता। अच्छा प्रेम जी, एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक हीरो के नाते तो आपने एक शरीफ आदमी का काम किया। जी बहुत। अच्छा, उसके बाद एक लंबे गैप के बाद फिर जब आप आए तो बड़े खतरनाक किस्म के विलन के रोल में, और ये एक ही आप हैं और ये 2 तरह के जो किरदार आपको करने पड़ रहे हैं। एक अदाकार के नाते आप करते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्जी क्या है किस तरह के कैरेक्टर्स करने की? जैसे मेरी मर्जी तो है कि अच्छे अच्छे नोबल कैरेक्टर्स करने की। जैसे शोर में किया था, रोटी कपड़ा मकान में किया था, बॉबी में किया था, धर्मकर में किया, ज्ञानी जी है, सत श्री अकाल है। लेकिन जो मैं कमबैक किया जो विलन, उसमें मेरे गुरु पृथ्वीराज जी का बड़ा बड़ा हाथ है। अच्छा, वो क्या? कि वो विलन का रोल था और मेरा मूड ही नहीं था विलन का रोल करने का। एक तरफ कहा संन्यास, हिमालय, ये वो, और वो कहा विलन मेंटली में एडजस्ट नहीं कर पाता था। तो उनसे मैं एडवाइस लेता, गुरु थे मेरे, बहुत से नाते थे मेरे उनसे। तो वो कहने लगे देखो वो तो हीरो का जमाना था, तुमने हीरो का किया, अब तो तुम कैरेक्टर आर्टिस्ट हो भाई, तुम्हें तो विलन का मिले विलन का करो। नोबल है, बैड है, जिंदगी में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, सबको पोर्ट्रे करना है। कहने लगे देखो मैं भी हीरो था किसी जमाने में, कहने लगे सीता के जमाने से, कब से जमाने से, कहने लगे मैं हीरो का रोल कर रहा हूँ आजकल।
मुगला से मैं अकबर कर रहा हूँ, तो कभी किसी में विलन कर रहा हूँ, किसी में क्या कर रहा हूँ, किसी में कैरेक्टर हूँ, तभी तो लोग मुझे आज भी जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर चल रहा है, फिर रहा है, जा रहा है। नहीं तो हीरो बनने को बैठ के रिटायर हो गए, कितने लोग सालों, कौन किसको पहचानता, कौन आया कब गया। उनकी तो छोटी लाइफ होती है हीरोज की, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, बहुत लकी हुए तो 10-12 साल खींच गया, तो उसके बाद तो आना ही पड़ता है ना। जवानी कब तक रहेगी, फूल है, खिलता है, मुरझा जाता है, तो आप कब तक जवान रहेंगे, चाहे लड़की हो, चाहे हीरो हो, चाहे हीरोइन है। तो उसके बाद फिर उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए अपने आप को, डिफरेंट रोल्स में। अच्छा, काम में आपको पहले ज्यादा मजा आता था कि अब ज्यादा डिफरेंट? आजकल ज्यादा मजा आ रहा है। आजकल ज्यादा तो क्या, लड़कियों के पीछे गोल गोल घूमो, झाड़ के पीछे भी वही लफ्जीन वही डालो, यहाँ बोल रहे हैं नलिनी यमन के साथ, वही मधुबाला के साथ बोल रहे हैं, टीना राय के साथ बोल रहे हैं। तो इसमें क्या वेराइटीज है। अच्छा, विलेन है तो उसमें कोई कैरेक्टर एक्टिंग है, तो इसमें क्या है कि यू हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। एक तो होता है ना, जैसे कि एक होता है एक्टर जी, एक होता है स्टार जी। तो स्टार तो म्यूनसिपैलिटी में आज स्टार है, फिर नीचे उतर गया, ये गया ऊपर, ये नीचे है, फिर वो चलता सक्सेस के साथ। जब तक सक्सेस है, जब सक्सेस क्या है, टेम्पररी है। बबल लगा सी का जो बुलबुला होता है थोड़ा टूट गया। वो जो ट्रू आर्टिस्ट होता है, जो जेन्युइन आर्टिस्ट होता है, जो एक्टर होता है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर रोल के स्किन के अंदर घुस जाता है वो। तो ये जो आर्टिस्ट है, कैरेक्टर आर्टिस्ट, जो आज भी जैसे मौजूद हैं, अशोक कुमार जी हैं, दिलीप कुमार है, राज कपूर है, देवानंद अभी भी चल रहे हैं, 30-40 साल से, प्राण जी हैं। तो ये लोग जो है ना, दे आर नॉट ऑर्डिनरी स्टार, ये असली में एक्टर हैं, और असली में आर्टिस्ट लोग हैं, जो कि कैरेक्टर अंदर घुस जाते हैं। और अभी तक जो चल रहे हैं, उसके बाद हीरो भी थे, आज कैरेक्टर एक्टर भी है। तो उसको यू मस्ट बी स्टूडेंट ऑल योर लाइफ, और सीखते रहो और अपने काम को बहुत सीरियस लगो। वर्क इज वर्शिप। वाह वाह प्रेमनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा मजा आया इस वक्त आपसे बातें करके और वो बातें सुनकर। फ्लैशबैक मेमोरी में आप तो हमको ले गए, हमें भी आनंद आया। तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे और फिर अवश्य शुक्रिया। थैंक यू। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद शबीर अब्बास साहब से प्रेमनाथ जी की बातचीत करने का लहजा सुनकर न जाने कितनी यादें ताजा हो गईं। जी मनीषा जी, प्रेमनाथ जी पर फिल्माया एक और गीत सुनने का मन कर रहा है, और क्यों ना एक ड्यूएट सुना जाए। अरे वाह, आपने तो जैसे मेरे दिल की बात कह दी जयंत जी। फिल्म बादल में एक बहुत रोमांटिक ड्यूएट है, दिल ने मुझसे अरे बड़ा ही खूबसूरत गाना। तो आइए इस बहुत ही मीठे से गीत को सुनते हैं। ऐ दिल ने मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, ऐ दिल ने मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। तारे गिने रात भर, जाने कब याद में सो गई, वो ख्वाब था मत भरा, जिसमें बेहोश में खो गई, कोई नींद में हमसे रूठ के हमको लूट के चल दिया, कोई नींद में हमसे रूठ के हमको लूट के चल दिया, ऐ दिल ने मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। खिड़की न छोड़ो खुली, प्यार के चोर है ताक में, कितनों की चोरी हुई मद भरी चांदनी रात में, ऐसे मर्द की दिल के दर्द की, दिल का दर्द ही है दवा, ऐसे मर्द की दिल के दर्द की, दिल का दर्द ही है दवा, जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। ऐ दिल ने मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ। बादल फिल्म का ये युगल गीत हमने श्रोताओं को सुनवाया और याद किया जाने माने अभिनेता प्रेमनाथ को। और अब हमारी विविधा का ये अंक समाप्त
समाप्त होने की कगार पर आ चुका है। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में शामिल इन तमाम बुलंद शख्सियतों पर हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वक्त तो दीजिए इजाजत आप सभी को, आपकी दोस्त मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।